हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अब तक हमने दो वेक्टर्स को ऐड करना सीखा, दो वेक्टर्स की सब्ट्रैक्शन देखी। अब नंबर है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स यानी प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अब जो प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स का वो दो टाइप का, एक तो है डॉट प्रोडक्ट और एक है क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को क्या स्केलर भी बोलते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। लेट ए एंड बी विद टू वेक्टर्स। कोई भी दो वेक्टर्स है, नॉन जीरो वेक्टर्स मान लें, यानी इनका मैग्नीट्यूड जीरो नहीं होना चाहिए और थीटा इन दोनों वेक्टर्स के बीच में क्या है, एंगल। देन ए डॉट बी यानी ए और बी का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी cos थीटा। बस ये एक रिजल्ट याद रखना है, इस पे बेस्ड हम काफी रिजल्ट्स डिराइव करेंगे और चैप्टर को आगे कंटिन्यू इस टॉपिक को। जो तो ए और बी दो वेक्टर्स है, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, मैग्नीट्यूड ए यानी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और cos थीटा। थीटा क्या है, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में कोई भी एंगल। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये क्वेश्चन दे दिया, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है 3, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड आपके पास है 2 और थीटा गिवन है π/3। देन फाइंड आउट ए डॉट बी कितना हो, ए डॉट बी फाइंड आउट करना है। तो ए डॉट बी क्या होता है, मैग्नीट्यूड ए, तो मैग्नीट्यूड ए हमारे पास कितना है 3, मैग्नीट्यूड बी ये भी गिवन है 2, cos थीटा, थीटा कितना गिवन है π/3, तो कितना हो गया 6 cos π/3। cos π/3 कितना होता है cos 60 1/2, दैट इज ये इसलिए क्या ध्यान देना अब इस रिजल्ट को, a डॉट b इज इक्वल टू 3 हमारे पास क्या 3 क्या है, कोई भी नंबर की तो है 3, यानी a डॉट b को अगर हम सोल्व करते हैं तो जो रिजल्ट आया वो क्या है 3, यानी एक नंबर। नंबर का मतलब क्या है, स्केलर। स्केलर ही तो बताया था, स्केलर क्या होता है, कोई भी नंबर को ही हम स्केलर बोलेंगे। तो नंबर है 3 यानी 3 क्या है, स्केलर है, यानी a डॉट b का जो रिजल्ट हमारे पास आ रहा है वो क्या है, स्केलर आ रहा है, यानी स्केलर क्वांटिटी आ रहा है। तो दैट्स व्हाई इसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। आगे क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे, उसमें जो उसका रिजल्ट आएगा वो एक वेक्टर आता है, तो उसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो इतना तो क्लियर है, a डॉट b स्केलर है, तो दैट्स व्हाई इसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं टू वेक्टर्स। तो देखना इस रिजल्ट a डॉट b मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड b cos थीटा, इसके बेस पर हम काफी रिजल्ट्स डिराइव करते हैं। सबसे पहला नोट करना, कुछ रिजल्ट्स इसी फॉर्मूले का बेस। सबसे पहला तो हमने ये क्या कि a डॉट b इज स्केलर क्वांटिटी, यानी a डॉट b क्या है, स्केलर क्वांटिटी, यानी जो भी a डॉट b कभी भी सोल्व करेंगे तो एक नंबर आएगा, कोई वेक्टर कभी नहीं। सेकंड पॉइंट, इफ थीटा इज इक्वल टू 0, अगर थीटा हमारे पास 0 है तो a डॉट b कितना होगा, फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी से, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला देखना है। मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड b cos थीटा, थीटा हमारे पास कितना है 0, cos 0 कितना होता है 1, मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड b cos 0 1, यानी a डॉट b कितना आ गया, मैग्नीट्यूड a इनटू मैग्नीट्यूड b। तो एक बार जल्दी जल्दी से देख लेते हैं, कोई ऐसा इतना हार्ड नहीं है, सिंपल सिंपल है। अगर थीटा हमारे पास पाई आ जाए तो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो a डॉट b क्या होगा, मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड b cos पाई, cos पाई कितना होता है -1 होता है, पता होगा cos पाई होता है -1, तो कितना आ गया मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड b माइनस a डॉट b। और देखना रिजल्ट्स, इफ a डॉट b इज इक्वल टू 0, देन दो वेक्टर्स हैं उनका डॉट प्रोडक्ट क्या है 0 है, तो ये कब होगा 0, हो सकता है या तो a 0 0 इंटू b 0, या फिर हो सकता है b 0 यानी a इंटू 0 फिर भी 0 आ जाएगा,
या फिर ऐसा भी हो सकता है क्या कि थीटा हमारा कितना हो 90 डिग्री, cos 90 भी तो क्या होता है 0। जब यहाँ पर थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा cos 90 0 और सारा 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। यानी a डॉट b 0 कब होगा, या तो मैग्नीट्यूड a 0 हो, ये अगर 0 हो गए तो कंप्लीट क्वांटिटी 0, या फिर मैग्नीट्यूड b 0 हो, या फिर cos थीटा 0। तीन कंडीशन है, मैग्नीट्यूड a 0 और हो सकता है दोनों भी हो, लेकिन बात करते हैं, या फिर मैग्नीट्यूड b 0 या फिर cos थीटा 0। cos थीटा 0 का मतलब है थीटा हमारे पास क्या होगा पाई बाई 2 यानी 90 डिग्री। तो ये तीन केसेज आते हैं जब भी a डॉट b 0 होता है, या तो मैग्नीट्यूड a 0, मैग्नीट्यूड b 0, या इन दोनों के बीच में जो थीटा होगा एंगल होगा वो 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद नोट करना है इनको। फिफ्थ a डॉट a क्या, तो सिंपल इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a डॉट b क्या होता है मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड b, तो a डॉट a क्या होगा मैग्नीट्यूड a cos थीटा। बस अब वेक्टर दोनों क्या है, दोनों सेम ही तो है, a डॉट a, यानी एक वेक्टर a है तो दूसरा वेक्टर भी क्या है वो भी तो a ही है। तो दो वेक्टर सेम है, यानी दोनों वेक्टर अगर a ही है तो दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा, जब वेक्टर सेम है तो यानी एंगल इनके बीच में क्या है 0 डिग्री की तो रहेगा। तो जब दोनों वेक्टर सेम है तो सेम, जब दोनों वेक्टर सेम है तो उनके बीच में कोई एंगल है ही नहीं यानी 0। मैग्नीट्यूड a cos थीटा कितना हो गया हमारे पास इस केस में 0 डिग्री। तो मैग्नीट्यूड a की मैग्नीट्यूड a से करेंगे, मैग्नीट्यूड a स्क्वायर cos 0 कितना होता है 1, लिखो लिखो। तो a डॉट a ये आ गया मैग्नीट्यूड a, अच्छे से करना है सबको। a डॉट a क्या आ जाएगा मैग्नीट्यूड a स्क्वायर, यूज होता रहता है इंपॉर्टेंट भी है। 6 पॉइंट अभी हमने पढ़ा है इफ a is perpendicular to b then, यानी a is perpendicular to b मतलब जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर यानी उन दोनों के बीच में एंगल क्या है 90 डिग्री। परपेंडिकुलर का मतलब एंगल 90 डिग्री है, तो देन a डॉट b कितना होगा, जब दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड b cos 90 यानी 0, यानी a डॉट b क्या होगा, अभी पढ़ चुके होंगे ऑलरेडी, तो फिर बता रहा हूं अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो a डॉट b क्या होता है 0। अब बात आते हैं यूनिट वेक्टर्स की। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। इसके अलोंग यूनिट वेक्टर आई कैप, इसके अलोंग वेक्टर जे कैप बताया था, इसके अलोंग के कैप, क्लियर है। अब ये तीन यूनिट वेक्टर है, ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, ये जे वाई एक्सिस के और जेड के एक्सिस के अलोंग। तो इन यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जैसे आई डॉट जे क्या होगा, आई डॉट के क्या होगा, के डॉट आई क्या होगा, जे डॉट के क्या होगा, के डॉट जे क्या होगा, या आई की आई के साथ करें आई डॉट आई क्या होगा, जे डॉट जे क्या होगा, ये देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आई डॉट जे, दो यूनिट वेक्टर्स है। अब हमें पता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों आपस में क्या होते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, यानी तीनों के बीच में आपस में यानी सबके आपस में कितना एंगल बनाते हैं 90, यानी एक्स और वाई के बीच में भी 90, वाई और जेड और एक्स सबके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो आई डॉट जे का मतलब फॉर्मूला लगाओ, ए डॉट बी क्या होता है मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी cos थीटा। तो आई डॉट जे क्या होगा सेम वे में मैग्नीट्यूड आई मैग्नीट्यूड जे cos थीटा, ठीक है इतना आ गया। अब आई तो है एक्स एक्सिस के अलोंग, जे है वाई एक्सिस के अलोंग, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में कितना एंगल होता है इनके बीच में 90 डिग्री। तो आई और जे के बीच में भी कितना एंगल होगा 90 डिग्री, यानी थीटा कितना होगा पाई बाई 2 और cos 90 कितना होता है 0, 0 इंटू समथिंग 0, यानी आई डॉट जे हमारे पास कितना आ गया, सिंपल है। ऐसी जे डॉट के, अब जे और के भी क्या है
परपेंडिकुलर है यानी इनके बीच में भी एंगल 90, तो फिर cos 90 रखेंगे फिर 0 आ जाएगा। k डॉट i क्या होगा, ये भी 0 आ जाएगा। और भी कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हो। उसके बाद k डॉट j की बात करें फिर से 0 यानी कर। अब बात आती है i डॉट i या j डॉट j या k डॉट k। तो i डॉट i देखते हैं पहले। i डॉट i फॉर्मूला अप्लाई करना, मैग्नीट्यूड i cos थीटा, यही होगा a डॉट b के अकॉर्डिंग, मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड b cos थीटा। तो i डॉट i मैग्नीट्यूड i, इसका भी मैग्नीट्यूड cos थीटा। अब i कैप और i कैप दोनों वेक्टर क्या है, सेम है। तो दोनों वेक्टर सेम है तो सेम वेक्टर के बीच में क्या एंगल है, दोनों एक ही लाइन पर है या एक ही डायरेक्टेड लाइन है, तो दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। तो थीटा इस केस में कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। अब ये एक यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर का ये हमने क्या लिया, मैग्नीट्यूड, आई कैप का मैग्नीट्यूड, यानी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 ही तो होता है। यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1, तो इसका मैग्नीट्यूड भी कितना हो जाएगा 1, और cos 0 भी कितना हो गया 1, यानी i डॉट i हमारे पास कितना आ गया 1। ऐसे ही j डॉट j फाइंड आउट करेंगे तो अब इनके बीच में भी एंगल कितना है, 1 भी तो है, सेम है 1। k डॉट k भी कितना है, सॉरी 0 एंगल है, k डॉट k भी कितना है 1। तो यहां से ये रिजल्ट नोट कर लेना एक बार। I डॉट i इज इक्वल टू j डॉट j इज इक्वल टू k डॉट k इज इक्वल टू 1। यानी i की i के साथ करेंगे, j का j के साथ डॉट प्रोडक्ट और k का k के साथ हमेशा 1 ही आएगा। इसके अलावा कुछ भी हो, i का j के साथ करें, k का j के साथ करें, j का i के साथ करें या j का किसी का भी, ये हमेशा 0 रहेगा। जब भी मतलब दो यूनिट वेक्टर डिफरेंट है उनकी डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वो कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो रिजल्ट है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स a और b है, इनके बीच में हम एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो अभी हम पढ़ गए हैं a डॉट b कितना होता है, मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड b cos थीटा, यही तो होता है। तो cos थीटा यहां से फाइंड आउट करें तो ये क्या आ जाएगा, डिवाइड में, तो cos थीटा कितना आ गया, a डॉट b अपॉन में मैग्नीट्यूड a, ये रिजल्ट है। यानी कि यहां से हम cos थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं, a डॉट b मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड किसी फॉर्मूले से। cos थीटा के डिवाइड में चला जाएगा, थीटा की वैल्यू आ जाएगी, थीटा क्या होगा cos बच जाएगा, तो cos इनवर्स होगा। तो देखना एक क्वेश्चन कराता हूं इस पे बेस्ड। इस रिजल्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एग्जांपल एक वेक्टर हमारे पास है i प्लस में 2j प्लस में 3, b वेक्टर हमारे पास है, कोई कंसीडर कर ले i माइनस 4j प्लस में 2, ये दो वेक्टर्स लिए हैं। तो कह रहा है इन दोनों वेक्टर्स, वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में लिखा है, ये दो वेक्टर्स हैं, इनके बीच में थीटा फाइंड आउट करो। तो थीटा फाइंड आउट करने के लिए क्या क्या चाहिए देखना, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आओ, हमें मैग्नीट्यूड a चाहिए, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड b चाहिए, वो भी हम आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। फिर बात आई a डॉट b, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे देखना। a डॉट b मैग्नीट्यूड a तो कितना होगा, बताया था i j k, इनके जो कोएफिशिएंट्स हैं उनका स्क्वायर करना, ऐड करना। i का कितना है 1, 1 का स्क्वायर, j का 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, कितना आ गया है 4 5 9 40, निकाल सकते हैं। b मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस a का कोएफिशिएंट कितना है 2 का स्क्वायर, ये कितना आ गया 16 4 20 21। ये भी आ गया, ये भी आ गया, लेकिन थीटा फाइंड आउट करने के लिए हमें a डॉट b चाहिए। तो a डॉट b कैसे फाइंड आउट करेंगे इस केस के अंदर,
वहां तो हमने स्टार्टिंग में तो कर लिया था, मैग्नीट्यूड ए 3 था, मैग्नीट्यूड बी 2 था, थीटा हमारे पास π/3 था, तो डायरेक्ट आ गया a डॉट बी। अब थीटा तो निकालना है, तो a डॉट बी कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखना a वेक्टर क्या है हमारे पास, लिखना i प्लस में 2j प्लस में 3k डॉट b वेक्टर कितना है i माइनस 4j प्लस में 2k। एक बार ध्यान से समझना, सिंपल सा है। a डॉट बी कैसे फाइंड आउट, जैसे ये डॉट है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन होती है वैसे करना है, यानी i की एक बार इससे करेंगे, i की फिर 4j से, फिर i की 2k से, ऐसी फिर 2j की i से, 2j की 4 से, 2j की 2k से, 3 की इससे, 3k से, सिंपल जैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे स्टार्ट करते हैं। i की i से करना, तो क्या आ जाएगा, बीच में डॉट प्रोडक्ट है, i डॉट i आ गया, ठीक है। अब अभी हम पढ़कर आए कि i डॉट i क्या होता है, i डॉट i कितना होता है, 1 ही तो होता है, दो सेम यूनिट वेक्टर, i डॉट i कितना हो जाएगा 1, ठीक है। फिर हम करेंगे i की माइनस 4j से, तो कितना हो गया 4, तो एज इट इज i डॉट j, i किससे करेंगे, माइनस हो गया i डॉट j, 4 बार आ गया i डॉट j। अब i डॉट j हो, j डॉट k हो, k डॉट i हो, सब क्या होता है 0, तो ये कितना हो जाएगा 0, ठीक। फिर i की किससे करेंगे, k से, तो i डॉट k भी कितना होता है, चलो एक बार और लिख देता हूं, 2i डॉट k कितना आ गया, i डॉट k भी अभी हम पढ़कर आए कितना होता है 0 होता है, तो ये भी कितना हो जाएगा, आया समझ में? अभी बताऊंगा क्या करना है, क्या कहना चाह रहा हूं। फिर 2j की सबसे करेंगे, 2j की i से करेंगे, j डॉट i भी क्या होता है 0, ये भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर 2j की माइनस 4j से करेंगे, तो 2 की माइनस 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस 8 j डॉट j, और j डॉट j कितना होता है सेम, i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k बनी तो होता है, ये कितना आ गया माइनस 8 का, ठीक है। फिर j की k के साथ करेंगे, फिर अगेन 0, फिर k की i के साथ करेंगे 0, k की j के साथ करेंगे, k डॉट j भी क्या होता है 0, फिर k की k से करेंगे तो कितना आ जाएगा 6k डॉट k, तो k डॉट k कितना होता है 9। यानी कहने का मतलब कुछ भी नहीं है, सिंपल इतना है, सबको रब करता हूं कैसे मल्टीप्लाई होगी, यानी i की है i के साथ ही होगी, j की j के साथ ही होगी, k की k के साथ ही होगी, बाकी सारे 0 होंगे, चेक कर सकते हैं, ये चीज मैंने बताई। तो i डॉट i कितना होगा 1, यानी इसका जो कोफिशिएंट है 1, इसका उनकी मल्टीप्लाई कर देना, j का कोफिशिएंट कितना है 2, इसका कितना है -4 -1, इसका कोफिशिएंट 3, इसका कितना है 2 6, कितना हो गया -2 + 1 -1, इतना हार्ड नहीं है, सिंपल सा है। यानी कहने का मतलब डॉट प्रोडक्ट करेंगे दो वेक्टर्स की, तो किसकी होगी i की i के साथ होगी, j की j के साथ और k की k के साथ, बाकी सारे 0, यानी i का कोफिशिएंट की i के कोफिशिएंट से कर दो, j के कोफिशिएंट की j से, k के कोफिशिएंट की k से ना, तो बस इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, कर सकते हैं -1/√14 × √21, ये हमारा आंसर है, cos इनवर्स करेंगे ये तो क्वेश्चन जब अपने आप आए। उसके बाद एक बार अच्छे से जो बेसिक है जो आज करवा रहा हूं उसको अच्छे से पढ़ लेना, एक्सरसाइज बहुत ही इजी है, इतना कुछ भी नहीं करना, सिर्फ बेसिक में है उसको अच्छे से समझना है। नेक्स्ट है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रोजेक्शन, प्रॉपर्टीज है डॉट प्रोडक्ट की, वो भी अभी पढ़ लेंगे, पहले ये देख लेते हैं टॉपिक। क्या है मतलब प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे एक वेक्टर हमारे पास है बी, ये कोई वेक्टर है बी, ये कोई वेक्टर है ए, वेक्टर ए का प्रोजेक्शन ऑन बी, यानी इस वेक्टर का प्रोजेक्शन इस वेक्टर के ऊपर, प्रोजेक्शन का मतलब होता है उसकी परछाई, अगर हिंदी में समझे तो उसकी इमेज कितनी होगी। जैसे हम बात करें प्रोजेक्टर,
सबसे हायर प्रोजेक्शन, जैसे प्रोजेक्टर क्या होता है, जैसे कहीं भी बोर्ड पे फोकस करेंगे प्रोजेक्टर को तो क्या आएगी, उसकी परछाई, उसकी इमेज ही तो आती है। या मूवीज देखते हैं, जो भी होता है पर्दे पर हम करते हैं फोकस प्रोजेक्टर का, तो क्या मूवी चलने लगती है। तो वही प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। प्रोजेक्शन का मतलब सिंपल लिखना है कि इस वेक्टर की इस वेक्टर पर कितनी इमेज होगी, कितनी इसकी परछाई होगी। ये मान लिया ए है, ये मान लिया पॉइंट बी, ये मान लिया हमने ठीक। तो इस वेक्टर ए की इस वेक्टर बी पर इमेज मान लिया, ये इसकी इमेज क्या होगी, ये इसकी इमेज होगी इतनी, ये पॉइंट मान लिया। तो क्या फाइंड आउट करना है, ए का प्रोजेक्शन बी पर, यानी ए का बी पर कितनी परछाई होगी। तो ये वेक्टर ए है, तो इसकी जो प्रोजेक्शन बनेगी बी पर वो कितनी होगी, सिर्फ इतनी, यानी एडी क्या होगा, ये फाइंड आउट करना है। तो लेट ध्यान से समझना, बाकी फॉर्मूला अगर समझ में ना आए तो फॉर्मूला याद कर लेना, डायरेक्ट एक दो क्वेश्चन आता है। अगर समझ सको तो समझने की कोशिश करना। लेट इन दोनों वेक्टर ए और बी के बीच में एंगल है, लेट हमारे पास हो गया एसी वेक्टर तो है ए वेक्टर, कंप्लीट ए बी है, जो वेक्टर है वो है बी वेक्टर, थीटा इनके बीच में एंगल लिख लेना। फिर उसके बाद हमें फाइंड आउट बता देता हूं, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, अभी बता दे रहा हूं। ये है हमारे पास एडी, यानी इस वेक्टर एसी की परछाई इस वेक्टर बी पर कितनी है, सिर्फ इतनी है एडी। तो ये फाइंड आउट करना है। पढ़कर आए ए डॉट बी कितना होता है, मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी cos थीटा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स अभी पढ़ना है, मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी cos थीटा। तो ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी cos थीटा निकाल लेते हैं। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल एडीसी, इस राइट एंगल ट्रायंगल में cos थीटा कितना होगा बता सकते हो, ये थीटा है, तो बेस तो क्या होगा एडी अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना होगा, सिर्फ मैं साइड की बात कर रहा हूं, वेक्टर नहीं ले रहा। cos थीटा क्या होगा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ये होता है तो बेस तो हो गया एडी, हाइपोटेन्यूज कितना हो गया एसी, तो cos थीटा हमारे पास कितना आ गया एडी अपॉन में एसी। तो यहां लिख सकता हूं एडी अपॉन में एसी। अब एसी मैंने लेंथ की बात की, तो वेक्टर की क्रम में इस ए वेक्टर की लेंथ क्या होगी, मैग्नीट्यूड की तो बात कर रहा हूं, तो मैग्नीट्यूड ए कहूं या एसी कहूं, दोनों बात ही सेम, या एसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कहूं, या फिर मैं इसको एसी, एक सेकंड, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर एसी का मैग्नीट्यूड या फिर एसी, बात तो एक ही है। एसी हमारे पास क्या है, एसी को हम एसी का क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हैं, और एसी मैग्नीट्यूड यानी ये लेंथ किसके बराबर है, ए मैग्नीट्यूड। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ए से तो ए क्या हो गया, हालांकि कैंसिल करना मत, हटा रहा हूं, ये तो क्या हो गए दोनों ए से ए कैंसिल हो गए। तो एडी हमारे पास कितना आ गया, ए डॉट बी, इसको डिवाइड में भेज देंगे बी वेक्टर अपॉन में बी वेक्टर, यानी एडी का मतलब क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, जो कितना आ गया, यही लिख देता हूं ए डॉट बी अपॉन में बी मैग्नीट्यूड, ये रिजल्ट है। और ये जो प्रोजेक्शन है ना, आप बता रहा हूं, ये है स्केलर प्रोजेक्शन। ये क्या है, स्केलर प्रोजेक्शन। लिख देता हूं ये एडी के ए इज इक्वल टू एडी, स्केलर प्रोजेक्शन। ये हम जो बात कर रहे हैं, हमने सिर्फ एडी निकाला है, यानी स्केलर प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं। अब एक क्रम आती है वेक्टर प्रोजेक्शन, क्या होगा, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। जब स्केलर प्रोजेक्शन हमारे पास एडी है, तो वेक्टर प्रोजेक्शन क्या होगा, अरे वेक्टर की बात आ गई तो एडी वेक्टर निकाल लें। अब एडी वेक्टर क्या होगा, मैग्नीट्यूड इनटू में डायरेक्शन। चलो ऐसे लिख दिया, हालांकि लिखते नहीं, वैसे बता रहा हूं मैंने,
मैग्नीट्यूड और साथ ही साथ में क्या होनी चाहिए, डायरेक्शन में होनी चाहिए। कोई भी वेक्टर ये होता है, तो एडी का मतलब क्या है, एडी मैग्नीट्यूड ही है, तो हमारे पास मैग्नीट्यूड तो है, एडी मैग्नीट्यूड की जगह हम ये लिख देंगे ए डॉट बी अपॉन में बी मैग्नीट्यूड। साथ में डायरेक्शन क्या होगी, एडी कैप, एडी कैप मतलब एडी की डायरेक्शन क्या होगी, तो इसको ध्यान से समझना, छोटा सा एक ज्यादा नहीं। अब जो एडी वेक्टर है या बी वेक्टर है, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो जो एबी वेक्टर की यानी कंप्लीट वेक्टर एबी की डायरेक्शन होगी वही किसकी होगी, एडी की डायरेक्शन होगी। इतना तो है। तो अगर हम एबी वेक्टर कंप्लीट वेक्टर की डायरेक्शन बता दूं तो बात तो सेम ही, एडी वेक्टर की डायरेक्शन भी वही हो रही है। अब एबी वेक्टर है हमारे पास, ध्यान से समझना, बी वेक्टर, तो अब किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन कौन बताता है, उसका यूनिट वेक्टर, तो वेक्टर है बी, तो इसकी डायरेक्शन कौन बताएगा, बी कैप, यानी एबी वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो है बी कैप, बी कैप बता रहा है यानी बी यूनिट वेक्टर। तो एडी की डायरेक्शन भी कौन बताएगा, बी कैप की बताएगा, तो एडी की डायरेक्शन क्या हो गई, बी कैप मल्टीप्लाई, इसको आगे और सोल्व कर सकते हैं, ए डॉट बी, बी कैप क्या होता है यानी यूनिट वेक्टर क्या होगा, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर अपॉन में इट्स मैग्नीट्यूड, एक मैग्नीट्यूड हाई एक मैग्नीट्यूड होगा, इसको लिख सकते हैं वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड, तो बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, तो कितना हो जाएगा, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड बी का, तो ये होता है वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो डायरेक्टली तो रब करके नोट कर लेना एक बार। अगर समझ में कुछ भी ना आए तो सिर्फ इतना तो याद कर सकते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, या सिंपल आपसे पूछे प्रोजेक्शन निकालो ए का बी पर, तो भी हम स्केलर प्रोजेक्शन की ही बात कर रहे हैं। वेक्टर प्रोजेक्शन जब भी पूछेगा तो आपसे गिवन होगा कि वेक्टर प्रोजेक्शन ही निकालो, अगर सिंपल प्रोजेक्शन पूछ रहा है तो मतलब स्केलर प्रोजेक्शन ही पूछ रहा है। तो स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी ये होता है, इतना रिजल्ट तो याद कर सकते हो, और वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी ये समझ में आया तो ठीक है, अच्छी बात है, अगर ना भी आए तो ये रिजल्ट तो कम से कम हमें पता हो, ताकि क्वेश्चन हम करते हैं, कोशिश करना ये आ जाए समझ, इतना हार्ड नहीं। एक दो बार रिमाइंड करना वीडियो को, ना आए एक बार में आ जाएगा, एक बार में नहीं तो दूसरी बार में आ जाएगा, तीसरी बार में आ जाएगा। तो ये तो था प्रोजेक्शन की बात। अब बात कर लेते हैं कुछ प्रॉपर्टीज, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स या स्केलर प्रोडक्ट, क्या होती है प्रॉपर्टीज। फर्स्ट कम्यूटेटिव, डॉट प्रोडक्ट जो होता है दो वेक्टर्स का वो कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है, यानी कम्यूटेटिव हम बार बार पढ़ चुके, ए डॉट बी हो या बी डॉट ए, यानी रिवर्स। प्लस के केस में पढ़ा था a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस है, वही है यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट पे आ गया तो a डॉट बी इक्वल टू बी डॉट, तो ये कम्यूटेटिव होता है। आप चाहे तो इन दोनों को कोई भी दो अलग अलग वेक्टर लेना, सोल्व करके देख सकते हैं, या मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी cos थीटा, या मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड ए cos थीटा है, तो नंबर सेम ही है, तो ये होता है कम्यूटेटिव। एसोसिएटिव, एसोसिएटिव में हम पढ़ के आए थे तीन वेक्टर लेते हैं ए बी सी, तो हमने तीन वेक्टर लिए, एक ए एक बी और एक सी। तो तीन वेक्टर में क्या होता है, पहले दो का फिर बाद में तीसरे का, फिर पहले एक का बाद में दो, ऐसे करते हैं, यानी पहले दो को ब्रैकेट में लेना फिर तीसरा, फिर ये दोनों इक्वल नहीं होते। आप कोई भी तीन वेक्टर लेना अपनी तरफ से, i j के 2 i j 3 के c मान लिया, फिर a डॉट b निकालना, a डॉट b कोई नंबर आ जाएगा और नंबर भी फिर वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर b डॉट c निकालेंगे तो स्केलर ही तो है, क्वांटिटी डॉट प्रोडक्ट, तो b डॉट c निकालेंगे फिर नंबर आ गया, फिर ऐसे करेंगे, यानी रिजल्ट इक्वल नहीं आएगा, ये नॉट इक्वल होता है, यानी एसोसिएटिव लॉ यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं होता। लेकिन जो बुक में क्या है कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो एसोसिएटिव होता है, लेकिन किसके साथ, स्केलर के साथ, स्केलर के रिस्पेक्ट में। डॉट प्रोडक्ट इज एसोसिएटिव, स्केलर की बात हो गई, तीन वेक्टर नहीं लेकर सकते विद रिस्पेक्ट टू स्केलर,
यानी एक कोई नंबर लेंगे, बाकी दो ये, यानी एक तो हो गया a डॉट b, एक कोई स्केलर हो गया m, यानी m कोई भी नंबर है, तो यहाँ ये एसोसिएटिव होता है, इनको हम आपस में लिख सकते हैं m a डॉट b ऐसे ही, या फिर इनको हम आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। m a डॉट b है तो इसको क्या लिख सकते हैं m a डॉट b, या फिर a को बाहर लिख सकते हैं m को अंदर लिख सकते हैं। ये इतना, ये प्रॉपर्टी देख लेते हैं, यानी किसी नंबर को हम ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। a डॉट b है तो कोई भी, जैसे नंबर 2 है तो क्या लिख सकते हैं 2a वेक्टर डॉट b, या फिर इस 2 की मल्टीप्लाई b के साथ कर सकते हैं a डॉट 2। एक बार देखें, तीसरी प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव। अभी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, इसमें भी हम 3 वेक्टर लेकर चलते हैं, जैसे एसोसिएटिव होता है a b c d 3 नॉन जीरो वेक्टर्स, देखिए हमने a b c 3 वेक्टर थे, तो डिस्ट्रीब्यूटिव में दो ऑपरेशन लगते हैं, एक तो हो गया मान लिया डॉट का और एक हो गया प्लस का, यानी a डॉट b प्लस c, ये क्या होगा जैसे मल्टीप्लाई करते a की b के साथ a की c के साथ, a डॉट b प्लस a डॉट c, यानी इसका मतलब क्या है, इसको कैसे रीड करेंगे, जो वेक्टर क्या है, जो हमारा डॉट प्रोडक्ट, ये जो ऑपरेशन है डॉट, और ये क्या है एडिशन, जो डॉट प्रोडक्ट, ये जो हमारा डॉट ऑपरेशन है वो क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव है ओवर एडिशन, ऐसे पढ़ते हैं इसको। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब जो हमारा हमेशा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अंदर दो ऑपरेशन लगेंगे, एक तो डॉट का लग रहा है और एक एडिशन यानी प्लस का लग रहा है, तो जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा डिस्ट्रीब्यूटिव होगा ओवर एडिशन, यानी ये जिस कंप्लीट जो हमारा है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा दो पार्ट में, a डॉट b प्लस a, तो इसको ऐसे बोलेंगे डॉट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, जो डॉट ऑपरेशन है इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, यानी एडिशन कुछ भी ना है, सिंपल a डॉट b प्लस c क्या होगा, a की b से करेंगे फिर a का c से, a डॉट b प्लस a डॉट c, ये दो प्रॉपर्टीज थी। उसके बाद एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, फिर से एक बार बता देता हूं, लेकिन अब की बार हम पढ़ चुके दो वेक्टर के बीच में एंगल कोस थीटा, अब मैं बता रहा हूं दो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है उसको डायरेक्शन रेशियो अगर दो वेक्टर्स के गिवन हो तो कैसे लिखेंगे। हालांकि हम पढ़ चुके, हमने पढ़ा मैग्नीट्यूड a डॉट b क्या होता है, मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड b cos थीटा, तो cos थीटा हमारे पास कितना आ गया a डॉट b अपॉन में मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड, कितना हम पढ़ चुके दो वेक्टर्स के बीच में एंगल। लेकिन डायरेक्शन रेशियो अगर गिवन हो उसकी टर्म में, तो एक बार देख लेते हैं, कुछ नहीं है, सेम यही है, लेट a वेक्टर हमारे पास है a1i, कंपोनेंट फॉर्म में लिख रहा हूं b1j सॉरी a2j प्लस a3, b वेक्टर हमारे पास है b1i b2j प्लस b3, तो यहां से आप चेक करोगे तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए वेक्टर क्या है a1 a2 a3 है या नहीं है। डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं i j के कोएफिशिएंट, तो एक वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो a1 a2 a3, b वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो b1 b2 b3, तो cos थीटा यहां से क्या होगा cos थीटा, तो सबसे पहले हमें a डॉट b निकालना पड़ेगा, तो a डॉट b कितना होगा, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करना a डॉट b, चलो लिख देता हूं, a हमारे पास है a1i a2j a3 डॉट b वेक्टर कितना है b1i b2j b3, डिवाइड में a का मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर a है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, इसके i j और k के जो कोएफिशिएंट्स होते हैं उनका स्क्वायर और सब ऐड करना, यही तो होगा। ऐसी मैग्नीट्यूड b क्या होगा, i j k के जो कोएफिशिएंट उनका स्क्वायर और ऐड कर देना, b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर b3, ठीक है। अब ऊपर मल्टीप्लाई करना,
अब अभी बताया था आई की सिर्फ आई के साथ होगी, जे की जे के साथ और के की के के साथ। तो a1 आई की b1 आई से करेंगे, i डॉट आई तो हो गया 1 a1 की क्या हो जाएगी b1 से, a1 b1 i डॉट i1, बाकी सब के साथ 0। सिर्फ j का जो कोफिशिएंट है उसकी j के कोफिशिएंट यानी a2 b2 प्लस कर दे जाना, और k की k के साथ होगी, k डॉट k तो 1 हो गया और a3 की b3 से करेंगे तो a3 b डिवाइड में जो है वो रूट a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर। तो कहने का मतलब क्या है, अगर कभी डायरेक्शन रेशियोज गिवन हो, कोई वेक्टर a है उसके डायरेक्शन रेशियो दे दी a1 a2 a3, दूसरा वेक्टर है b उसके डायरेक्शन रेशियो दे दी, तो कह रहा है दोनों वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड आउट करो। तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हम डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो cos थीटा क्या होगा a1 b1 a2 b2 a3 b3 डिवाइड में रूट a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर b3 स्क्वायर। एक बार देख लीजिए, कुछ ऐसा नहीं है, हम इनकी हेल्प से भी कर सकते हैं, पर ये भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। अब ठीक है, इतना तो अब इसी फॉर्मूले पर बेस दो रिजल्ट ले नोट करना। फर्स्ट, इफ A is perpendicular to B, दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब थीटा क्या होगा 90 डिग्री, और थीटा 90 होगा तो cos 90 ये कितना हो गया लेफ्ट हैंड साइड, ये कितनी होगी 0, और ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो सारा किसमें चला जाएगा 0 में, तो बच गया हमारे पास कितना a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 इक्वल टू 0। ये रिजल्ट क्या है, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है या उनके बीच में थीटा 90 है तो a1 b1 a2 b2 a3 b3 0 कर सकते हो। थीटा 90 ये 0, तो ये 0 हो गया, तो इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे सारा चीज तो बचेगा कि a1 b1 a2 b2 a3 0, ये रिजल्ट लिखना। सेकंड, इफ a इज पैरेलल टू b, अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं, हालांकि हम पैरेलल कई बार प्रूव कर सकते हैं, कर चुके हैं, पर फिर भी एक बार देखना। अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं यानी कोलिनियर वेक्टर हैं, तो हम रिजल्ट पढ़ते आए हैं अब तक a इक्वल टू लैम्डा b, ये होता है। a वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में अभी लिखा था हमने a1i a2j प्लस a3k, ये लिखा था। b वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में लिखा था b1i b2j प्लस b3। अब दो वेक्टर इक्वल हैं, तो इक्वल कब होता है जब उनका i के कोफिशिएंट इक्वल होंगे, j के इक्वल होंगे, k के इक्वल होंगे। तो इधर i का कोफिशिएंट कितना है a1 है, इधर i का कोफिशिएंट कितना है लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे लैम्डा b1, इधर j का कोफिशिएंट a2, इधर कितना है लैम्डा इनटू b2 a3 लैम्डा b, a1 by b1 कितना आ गया लैम्डा के इक्वल, a2 by b2 भी कितना आ जाएगा लैम्डा के इक्वल, और a3 by b3 भी कितना आ गया लैम्डा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जब दो वेक्टर्स पैरेलल हैं, इसी को आगे हमने थोड़ा और एक्सटेंड कर दिया, इसके अलावा कुछ नहीं है। दो वेक्टर जब पैरेलल हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज a1 a2 a3 क्या थे, a वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो b1 b2 b3 क्या थे b वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो, जब होंगे पैरेलल तो इनके डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल। बस इस तरह, हालांकि हम उसका यूज करते हुए फाइंड आउट कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा पता होना चाहिए डायरेक्शन रेशियो के क्रम में क्या होगा। अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, आपस में सेम रेशियो में होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे, a1 by b1 a2 by b2 a3 by b3। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, उनके डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 अभी हमने पढ़ा था इज इक्वल टू 0। ये दो चीजें, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन गिवन है आपको, a वेक्टर तो है i प्लस 2j प्लस a k, b वेक्टर हमारे पास है 2i प्लस 4j प्लस 6। ये तो कह रहा है
गिवन ये है ए और बी दोनों पैरेलल हैं, तो फाइंड करो वैल्यू ऑफ ए। इस ए की वैल्यू क्या होगी ये फाइंड करो। अब दोनों वेक्टर ए और बी पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या होगा, a1 by b1, a2 by b2 और a3 by b3 क्या होंगे, तीनों इक्वल ही तो होंगे। तो यहां से हम a by 6 हमारा कितना आ गया, इन दोनों के अगर कंपेयर करते हैं 1 by 2 a की वैल्यू आता है। तो आपको गिवन हो सकता है ऐसा क्वेश्चन मिल जाए, ए वेक्टर ये दे रखा है, बी वेक्टर ये दे रखा है, ए और बी दोनों पैरेलल है, तो कह रहा है इसके की वैल्यू फाइंड आउट करो। अभी हम पढ़ गए दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो क्या इनके डायरेक्शन रेशियो यानी आई के कोएफिशिएंट, जे के कोएफिशिएंट और के के कोएफिशिएंट सारे सेम रेशियो में होते हैं। सेम रेशियो में रख लिया यहां से। तो आज के लिए इतना ही, थोड़ा सा इस बेसिक को अच्छे से पढ़ना, इसके बाद कल से हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक दो टॉपिक और है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी, कोसिस वर्ज इनइक्वालिटी है, हालांकि सिलेबस में नहीं है पर फिर भी उनका रिजल्ट एक बार कल देख लेंगे और कल से एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं। तो एक बार इसको अच्छे से पढ़ना।